हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो BA प्रोग्राम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है और उनको पता है कि अभी आप लोगों की सेकेंड यूनिट चल रही है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड टॉपिक्स को मैंने आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया है बिकॉज ये टॉपिक काफ़ी वास्ट था। देन आज की क्लास में हम दूसरा शीत युद्ध USSR का दबना और शीत युद्ध का अंत पढ़ के इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसमें आपको कोलैप्स ऑफ USSR, फिर शीत युद्ध जब ख़त्म हो गया था वो दोबारा कैसे उभरने की फिराक में था, कैसे उभरा अगेन, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी और आपका ये टॉपिक सेकेंड यूनिट का ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने शीत युद्ध के चरण और दितांत का उत्थान नहीं पढ़ा है तो उसकी क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको अटेंड कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था दितांत का उत्थान पढ़ाने में कि दितांत में हेलसिंकी जो सम्मेलन है और समझौता है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस एंड इट्स फाइनल एक्ट, इसको फाइनल एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसको क्यों एक एक्ट के नाम से जाना जाता है, हम इसमें वो पढ़ते हैं। देखो 1973 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो आज के टाइम पे UN है, उनके वार्षिक अधिवेशन का पहले ही दिन में जर्मनी के दोनों देशों को UN की सदस्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, आप जानते हैं हिटलर को हराने के बाद जर्मनी दो गुटों में बढ़ गया था, पश्चिमी जर्मन और पूर्वी जर्मन। तो दोनों जो देश हैं, दोनों पूर्वी और पश्चिमी, वो UN की सदस्यता उनको मिल गई थी। उसी के साथ साथ क्या हुआ था कि शीत युद्ध की जो तीव्रता थी उसमें बहुत कमी दिखने लगी थी कि ठीक है शीत युद्ध लग रहा है कि अब कम होगा। अब आगे जो बात आती है कि मतलब जब जर्मनी जब इसमें ऐड हुआ था तब देखा गया कि ठीक है अब थोड़ा थोड़ा जो शीत युद्ध है वो कम हो रहा है, आपस में दोनों गुटों में मित्रता जो मैत्री संबंध है वो बन रहे हैं। और फिर उसके बाद ये आया कि 1975 में हेलसिंकी में 35 देशों के शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, एक इसमें शिखर सम्मेलन किया गया। हेलसिंकी जो है वो कहीं मतलब जो फिनलैंड है वहाँ पे स्थित एक नगर है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, सो उसके साथ साथ ये बताया गया कि वहाँ पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और जिसे फाइनल एक्ट का नाम दिया गया था। ठीक है, इसे फाइनल एक्ट का नाम दिया गया था, दैट्स वाई इसको फाइनल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि इस सम्मेलन की समाप्ति पर पूरे वर्ल्ड में ये अनुभव ये बात को ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे शीत युद्ध का अंत होता जा रहा हो, कि बिल्कुल जब शीत युद्ध जो उभर रहा था, वो विचारधारा जो उभर रही थी, उसका अंत होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है, फिर ये हो गया था कि जैसे कि पश्चिमी गुट को सशक्त रखने के लिए सोवियत संघ के साथ संबंधों में सुधार बन गए थे। और संबंधों में सुधार का अर्थ वो उस टाइम पे ये लिया जा रहा था कि तनाव रहित वातावरण, संस्कृति, वाणिज्य संबंधी व्यक्तिगत आदान प्रदान में वृद्धि और दोनों पक्षों द्वारा तैनात सुरक्षा बलों की संख्या में कमी। ठीक है, इस चीज़ के तौर पे इस संबंधों में सुधार के अर्थ को देखा जा रहा था। उसके बाद ये जो बात आती है, जो ये सम्मेलन हुआ था वो फिनलैंड के हेलेंस्की नगर में 1972 से 1975 तक चला था। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने मैप में लगा दिया है, मैप दिखा दिया आपको कि ये कहाँ पर है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। इसमें 35 जो देश थे वो शामिल थे और उनमें से 33 जो देश थे वो यूरोप के ही, खाली सिर्फ यूरोप के देश थे। और साथ में इस सम्मेलन को सुरक्षा और सहयोग का यूरोपीय सम्मेलन, यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन कहा गया। इसको मतलब एक तरीके से अगर हेलसिंकी सम्मेलन, फाइनल एक्ट या फिर यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता था। और अभी भी जाना जाता है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है इन केस किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसको इसी तौर पे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जिन देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था वो स्पेशली तौर पे देखो, पहले तो अमेरिका, कनाडा,
इनमें शामिल हुए थे। अल्बानिया जो था वो यूरोप का एकमात्र देश था जिसने हेलसिंकी सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, जब मैंने आपको बताया कि 35 में से 33 तो आपके यूरोप के ही देश थे, लेकिन अल्बानिया यूरोप का एक ऐसा देश था जिसने भाग नहीं लिया था। और आगे उसमें अलावा जो गुट निरपेक्ष यूगोस्लाविया था वो भी शामिल हो गया था। गुट निरपेक्ष आपको याद है 5 थे, भारत था, यूगोस्लाविया था और भी बहुत सारे थे। इन केस आपके माइंड में अगर नहीं आए तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि सोवियत संघ द्वारा हेलसिंकी सम्मेलन को आयोजित करने के 2 उद्देश्य रखे गए थे। वो 2 उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला उद्देश्य था आपका कि यूरोपीय देशों की जो उत्तर विश्व युद्ध है उनकी सीमाओं को अनुमोदन करवाना था। और दूसरा क्या रखा गया था कि ये सुरक्षा संबंधी प्रश्नों पर भी चर्चा करवाना चाहते थे और पश्चिमी गुट के जो देश थे उसमें कोई भी विशेष उत्साह नहीं था। ठीक है, ये वाली बात इसमें 2 मुख्य उद्देश्यों के तौर पे जानी जाती है। उसके बाद है अंतिम दस्तावेज जो फाइनल एक्ट था, उसमें 10 सिद्धांतों का समावेश था। जो 10 सिद्धांत थे वो क्या थे? सबसे पहला ये था कि सभी राष्ट्रों की संप्रभु समानता। दूसरा है राष्ट्रीय संप्रभुता में निहित सभी के अधिकार है उनका सम्मान करना। ठीक है, तीसरा आपका था कि ना तो बल प्रयोग करना ना उसकी धमकी देना। मतलब ये जो सारे सिद्धांत रखे गए थे मैं आपको वो बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, चौथा था राज्य जो है आपकी उनकी प्रादेशिक अखंडता और सीमाओं की अनुलंघनीयता करना। जो राज्य है, राष्ट्र और राज्य आप जानते हैं उस टाइम पे देशों को बोला जाता था। फिफ्थ था आपका कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। सिक्स्थ था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, कि भाई अगर वो उधर से कोई संधि कर रहा है, गुप्त संधि करी, कुछ करी, तो विचारधारा के तौर पे तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, उसने जो संधि करी है अपने मतलब से करी है, तुम्हारे मतलब से नहीं करी। फिर आती है 7th जो सिद्धांत था। 7th सिद्धांत में बोला जाता है कि धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता और जो ह्यूमन राइट्स हैं और मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी स्वतंत्रता का सम्मान दिया जाए लोगों को। 8वें में ये बताया जाता है कि समानता और लोगों को का जो आत्मनिर्णय है उसका अधिकार उनको दिया जाए। 9th में है कि राज्यों के मध्य सहयोग। और 10th में ये बताया जाता है कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें निहित उत्तरदायित्व का निर्वहन। ठीक है, ये पूरे 10 सिद्धांत हैं। इन केस इन 10 सिद्धांतों में से या सोवियत संघ के जो उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य, इनमें से अगर कोई आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है नवशीत युद्ध की। नवशीत युद्ध, न्यू कोल्ड वॉर। न्यू कोल्ड वॉर का मेन मतलब ये रहा है मुद्दा कि हेलसिंकी सम्मेलन के टाइम पर तनाव शैथिल्य जो था ना वो चरम सीमा पर था। और लेकिन उसके बाद भी जो इसकी गति थी वो धीमी पड़ती जा रही थी। सोवियत संघ और अमेरिका जो है उसके संबंध में एक बार फिर से इतना जो वो मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए थे वो बिगड़ने लगे थे। और 1980 के दशक में ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शीत युद्ध वापस आ गया। लेकिन उससे पहले जो 1979 का दिसंबर था उसमें सोवियत संघ के जो सैनिक थे उन्होंने अफगानिस्तान पर अपना मतलब एक तरीके से कब्जा कह लो या फिर हस्तक्षेप किया, एक पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर शीत युद्ध सामने आ गया। ठीक है, तो ये आपको मतलब ये मैंने जो भी बताया है सारा इन्होंने 1979 में दिसंबर में किया था। तो जब ये इसके 1 साल बाद ही ये प्रतीत होने लगा था कि शीत युद्ध जो है अगेन वापस आ गया है। फिर दोनों शक्ति गुटों में ये तनाव शैथिल्य का जो मार्ग था वो हटने लगा था और एक प्रक्रिया से वो समान नहीं रह गया था कि अगर यार अमेरिका कहता है मेरे चुप रहने के बावजूद भी सोवियत संघ अब देखो ये अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, तो मतलब ये दिमाग में चलने लगा था कि वो ऐसा कर रहा है, मैंने भी संधि पर हस्ताक्षर किए तो मैं भी क्यों ना करूं। तो इसलिए देखा जाता था कि शीत युद्ध वापस आ गया। ठीक है, इसलिए न्यू कोल्ड वॉर इसको नाम दिया जाता है। उसके साथ साथ सोवियत संघ ने कुछ क्षेत्रों में सहयोग और कुछ संघर्ष का मार्ग भी अपना लिया था कि भाई ठीक है, कहीं से संघर्ष का कहीं से सहयोग का। जैसे याद होगा आपको क्यूबा पे उनने अपने मिसाइल संकट वगैरह सारे वो सब कर दिए थे जो मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने मतलब सोवियत संघ ने ऐसे ही करके अपने संबंधों को और बढ़ाया, कहीं पर संघर्ष किए कहीं पर सहयोग बनाए। उसके बाद ये बात आती है
कि सोवियत संघ ने सशस्त्रों का जो निर्यात है उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो सक्रिय हो गया था, और जो वेपन्स हैं उनके संबंध में अमेरिका सोवियत संघ से बहुत ही ज़्यादा आगे था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इतना आगे था, तो उस टाइम तक क्यों नहीं होगा। उस टाइम पे 80 के दशक की बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि 80 के दशक के आरंभ में, स्टार्टिंग में विश्व के जो कुल वेपन्स हैं उसका 30% सोवियत संघ के पास था, और पूरे वर्ल्ड का 30 से ज़्यादा परसेंट अमेरिका के पास था। तो उसके बाद ये देखा जाता है कि 1977 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इथियोपिया में नीति परिवर्तन हुआ और उससे सोवियत समर्थन नीति अपनाई, जबकि सोमालिया का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मैप लगा के आपको बताया है। इथियोपिया, सोमालिया और आपका ये आ गया जिबूती। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो सोवियत संघ ने इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती के एक समाजवादी संघ की जो योजना बनाई थी वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये बात यहाँ पर ये बताई जाती है कि जैसे कि सोवियत संघ ने उत्तरी यमन के साथ भी एक संबंध बनाए रखने की कोशिशें की थी, लेकिन दक्षिणी यमन को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इस चीज़ को साफ मना कर दिया था कि आप उत्तरी के साथ बनाओ, हमें आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं बनाना है। उसके बाद बात आती है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की। भाई क्या था ये मेनली, कि क्यों इसमें ऐसा हुआ था। देखो, जो हेलसिंकी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बाद दोनों शक्ति गुटों में तनाव बढ़ गया था। ठीक है, इस बार जो तनाव का क्षेत्र था वो यूरोप से बहुत ज़्यादा दूर था। ये मैप मैंने यहाँ लगा दिया है, आप इसमें देख के अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद ये देखा गया, लेकिन सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान में अपने सैनिक हस्तक्षेप कर दिए थे तो युद्ध वापस आ गया था कि ठीक है अब युद्ध होकर ही रहेगा। उसके बाद ये बोला जाता है कि दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण मॉस्को की विस्तारवादी भूमिका थी। और ये सब क्यों हुआ था, इसकी मेन वजह क्या थी कि अफगानिस्तान में 1973, ये एक राजतंत्र था 1973 में, और जब इस देश के जो राजा थे ज़हीर शाह ये हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ज़हीर शाह को उनके चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद, ये मोहम्मद दाऊद हैं, इन्होंने अपदस्थ कर दिया था। दाऊद ने राजतंत्र का जो उन्मूल्य था उसको वो मतलब एक तरीके से आगे बढ़ाया और खुद अफगानिस्तान के गणतंत्र के राष्ट्रपति बनकर बैठ गए थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से धोखे वाली बात यहाँ पर मिली थी, तो उसको देखते हुए यहाँ पे इनको जो राजतंत्र चलता आ रहा था ज़हीर शाह से, तो उसको दाऊद ने धोखा दिया और फिर बाद में वो राष्ट्रपति बनकर बैठ गए थे। फिर ये देखा जाता है कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति चल रही थी ना, उसमें पाकिस्तान को लगातार अमेरिका से मिलने वाली जो सैनिक सहायता थी उसको ध्यान में रखते हुए दाऊद ने शक्ति संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य भी सोवियत संघ के साथ लेने का निर्णय कर लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ ये शीत युद्ध नहीं चल रहा, 73 आ गया, 75 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो हुई थी उसकी बात यहाँ पर भी बताई गई है कि भाई जब गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के बावजूद भी इंडिया ने तो कह दिया था मैं किसी गुट के साथ शामिल नहीं हूँगा। तो पाकिस्तान जब इंडिया के जो वॉर होने वाली थी 75 में, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का पूरा पूरा साथ दिया था कि उनको वेपन्स देना, सब कुछ देना। और इसमें जो ये राष्ट्रपति बन के बैठे थे इन्होंने कहा कि भाई मैं किस बेस पे पीछे रह सकता हूँ, मैं तो इन सब में आगे रहूँगा। अफगानिस्तान को सोवियत सहायता मिलने के साथ जो साम्यवादियों ने अवसर का लाभ उठाया था वो देश पर अपना कंट्रोल मजबूत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और इससे पहले दाऊद को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नामक जो साम्यवादी संगठन था उसने सहायता दी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद ये बोला जाता है कि जैसे कि मतलब अब बात आती है आपके नव शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुई जो रणनीतियाँ अस्त्र परिसीमन वार्ता थी, साल्ट। ठीक है, साल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, इसके बेस पर जो ये हुई थी उसमें प्रदर्शित भी हुआ था। और साथ में दोनों महाशक्तियाँ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु जो अस्त्र निर्माण है उसकी ओर अपना ध्यान देना आरंभ कर दिया था। हिंद महासागर के क्षेत्र में जो आपके एक सोवियत अमेरिकी नौसैनिक रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी दक्षिण अफ्रीका की जो निकटवर्तीय क्षेत्र जो पास पास के क्षेत्र थे उसमें शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। और नवशीत युद्ध ने एक हिंद महासागर की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करा था बहुत ज़्यादा। उसके साथ 1985 में देखा जाता है कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी के जो महासचिव थे उनके पद पर गोरबाचेव के चयन का एक नया वातावरण बन गया था।
था और एक ये नए सोवियत नेता का जो संकल्प था वो सोवियत समाज में एक पॉलिटिकल के दूरगामी जो सुधार होते हैं उसमें वो किए जाने लगे और वर्ल्ड पीस जो है उसके उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाने लगी कि ठीक है अब बहुत कुछ हो चुका है, अब ओवर हो गया है, अब बिल्कुल शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी बन गई है। अब बात आती है शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ कोल्ड वॉर में क्या है, मेनली देखो शीत युद्ध, अब आप वापस आ जाओ कि शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ था। शीत युद्ध स्टार्ट होने का मेन रीज़न सोवियत और अमेरिका ने मिलकर जर्मन और जापान को ख़त्म करने का, मतलब उनको हराने का सोचा था, क्योंकि जापान ने सोवियत और अमेरिका दोनों को हराया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अपना जो जोरा था उसने उस टाइम दिखाया, फिर उस टाइम पर उन दोनों ने मिलकर उसको हराया। जर्मन से उनको हिटलर को हटाना था, उसके बाद जर्मन दो भागों में बट गया, पूर्वी जर्मन पश्चिमी जर्मन। उसमें फिर ये देखा जाता है कि संसार जो था ये सोच रहा था कि भाई ये सब होने के बाद ना इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों शीत युद्ध सॉरी जब फाइनली 1945 में ये सब ख़त्म हुआ, सारा हुआ, तो उसके लिए शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 39 में, उसमें देखा जा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है और अमेरिका और सोवियत संघ की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके साथ ये देखा जाने लगा आगे कि इस तरीके का जो आरंभ, वो एक शीत युद्ध लगभग 45 वर्ष तक चला था, ये बात आप सब लोग जानते हैं। और उसमें ये विश्व के लिए एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी और उस टाइम में ही देश जो पूरी कंट्रीज हैं सारी सब बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर जब अचानक से 1989 में ये समाप्त हो गया और ये मतलब वैसे तो जो आप बोलोगे मैम 1991 डेट देते हैं, 1989 भी लिखी जाती है कहीं कहीं, बट 1991 रियल डेट है। तो उसमें ये बोला जाता है कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था तब पश्चिमी गुट को विजय की कोई आशा नहीं थी और पूर्वी गुट उस समय तक ये सपने देख रहा था कि जो पूंजीवादी हैं वो खुद अपने आप को पीछे हटा लेंगे। और शीत युद्ध के अंत का श्रेय दो ऐसे नेताओं को जाता है जो एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए कोई संभावना ही नहीं रखते थे कि भाई नहीं जो भी है होता रहेगा। मिखाइल गोर्बाचेव को और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रींग को, ठीक है, इनके साथ ये जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते थे एक दूसरे के लिए। और राष्ट्रपति जो रोनाल्ड थे उनका जो निर्वाचन था वो एक ट्रेडिशनली अमेरिकन वैल्यूज़ के रूप में होता था और उसकी रक्षा करने के लिए उनको रखा गया था। उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि जो कंटेनमेंट और कम्युनिज्म है उनका कार्य वो करेंगे और उसे पराजित करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो इन लोगों से उम्मीद की गई थी इन्होंने उसी चीज़ को बर्बाद किया था, ये वाली मेन बात इसमें बोली जाती है, ठीक है ना। जो रोनाल्ड और गोर्बाचेव हैं दोनों ने ही अनुमान कर लिया था कि अंत में भाई विजय उन्हीं की विचारधारा की होगी। अब जाहिर है जो एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे दिए हैं, आप लड़ो मैं लड़ूं, तो हम दोनों ही अपने अपने बारे में सोचेंगे कि भाई विचारधारा जो है लास्ट में मेरी होगी, मेरी जीत होगी। उसके बाद ये जैसे मतलब शीत युद्ध के अंत के टाइम पे ये भी बोला जाता है कि 1991 में संसार में सबसे पहली जो साम्यवादी राज्य था सोवियत संघ ने पहले साम्यवादियों का एकाधिकार समाप्त करा, फिर बहुदलीय व्यवस्था बनाई, फिर कुछ समय के लिए दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। संसार में इतिहास में कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि बिना किसी युद्ध के कोई सा देश, इतना ज़बरदस्त जब युद्ध होने वाला हो और बिना किसी युद्ध के, बिना वेपन यूज़ के, किसी भी चीज़ के एक देश ने आत्मसमर्पण किया या वो हार गया, उसका विघटन हो गया, ये सारी चीज़ें ये देखी गई थी, ठीक है। उसके साथ अमेरिका का 1947 से ही ये संकल्प था कि जो साम्यवाद का प्रसार है उसको रोकना है, लेकिन अमेरिका ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि साम्यवादी देश में ही साम्यवाद पराजित हो जाएगा, ठीक है ना। अब मतलब जब वहाँ पे भैया सब सोच रहे हैं कि भैया मेरी जीत होगी, मेरी जीत होगी, तो जाहिर है जब दो लोग युद्ध में खड़े होंगे तो वो यही सोचेंगे कि मेरी जीत होगी, मेरी जीत होगी। उसके बाद कैनन ने ये भविष्यवाणी की कि जिन लोगों को कड़े अनुशासन और संपूर्ण आज्ञाकारिता की शिक्षा दी गई थी वे अचानक स्वतंत्र और अलोकतांत्रिक परिवेश में एक महाशक्ति से चेंज होकर सबसे शक्तिहीन और दयनीय राष्ट्रीय समाज के रूप में रह गया है। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन लिखो तो बहुत अच्छी
बात है। अदरवाइज़ अगर आपकी बुक में कैनन के अलावा कोई और फिलोसोफर की डेफिनेशन लिखी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैनन ने ये बात बोली और उसके बाद ये बोला गया कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल था, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए कैनन द्वारा सुझाई गई जो नीतियाँ थी, वो 40 वर्ष का समय उसमें लग रहा था। जो उन्होंने 40 सॉरी नीतियाँ सारी दी गई थी कैनन के द्वारा, उसमें 40 साल का समय लगा था। और साथ में इस बीच में जो तनाव और संघर्ष था उसके चरण बहुत ज़्यादा, जो उसकी स्टेजेस थी वो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी थी। अमेरिका ने ये प्रतिरोध कर लिया था कि मतलब जैसे ये हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर छा जाए। जिस तरीके से शीत युद्ध का अंत हुआ था उसका श्रेय मेनली अमेरिका ने ले लिया और इसे लोकतांत्रिक और पूंजीवाद का विजय माना जाने लगा। उसके बाद आते हैं आपके शीत युद्ध के अंत के कारण। ठीक है, शीत युद्ध के अंत के कारण मेनली 3 कारण बोले जाते हैं। सबसे पहला है पश्चिमी एशिया में शांति प्रक्रिया। ठीक है, पीस प्रोसेस इन वेस्ट एशिया। 1948 में फिलिस्तीन का जो विभाजन हो गया था उसमें यहूदियों का जो राष्ट्र राज्य था उसके रूप में इजराइल की स्थापना कर दी गई थी। और एक आरंभ में जो अरब लोग थे उसके जो पर्सपेक्टिव था उनके दुश्मनों के रूप में रहे। और जो आगे तक 70 का दशक आया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अरब राज्यों ने इजराइल के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। और साथ में ये भी देखा जाता है कि इजराइल के जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा संख्या में फिलिस्तीन लोग अपने घर बार छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गए थे और वहाँ पर ही जाकर गुजर बसर करने लगे थे। फिर अरब राज्य जो हैं वो एक ओर से, इजराइल अकेला दूसरी ओर से, ऐसा मतलब ये शत्रुता वाला वातावरण बन गया था। फिर यहाँ पर बात आई अरब राज्यों ने इजराइल के मध्य 48 में 1948, 1956 और 1967 और 1973 के 4 युद्ध के टाइम पे इजराइल को हराने मतलब एक तरीके से पराजित नहीं कर पाए थे। कोशिशें उनकी बहुत ज़्यादा हुई थी लेकिन वो हरा नहीं पाए थे। और फिर ये भी आगे देखा गया कि रियलिटी में जो सब युद्ध हुए थे उसके अलावा इजराइल ने अपने प्रदेश का विस्तार भी उस बीच में बहुत ज़्यादा कर लिया था। क्योंकि आप आज के टाइम पे देखते हो जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो इजराइल के होते हैं। जब वो उस टाइम से ही चलते आ रहे हैं तो उस टाइम से ही उन्होंने मेहनत की होगी। जो आज के टाइम पे जितनी भी चीज़ें हो सभी इजराइल की होती हैं। उसके साथ जब आगे आगे जैसे टाइम बढ़ता गया तो अरब राज्यों ने उनसे पश्चिमी किनारा, गाज़ा पट्टी और गोलान जो पहाड़ियाँ थीं उस पर अपना कब्जा कर लिया। और साथ में जो यरूशलेम है उसने ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों का पवित्र नगर माना जाता है वहाँ के यरूशलेम को। आगे ये बोला जाता है कि इजराइल को 1948 में नगर का एक ही भाग मिला था और 67 में युद्ध में उसने अपने पूरे पवित्र नगर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसमें ये आके ये बोला जाता है कि 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन मुक्त संगठन ने स्थायी शांति के लिए अपने संबंधों पर, समझौतों पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि आपने देखा जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कि अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन में जो ये सारी अभी लड़ाई हुई है उसको भी रोकने में काफ़ी टाइम लग गया। जो अभी इतने टाइम से चल रही थी, इतने लोग बर्बाद हुए, सब कुछ हुआ, उसको रोकने में भी टाइम लग गया। तो उस टाइम में तो फिर भी 4 टाइम पर युद्ध हुए और उसको रोकने के लिए भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता से फिलिस्तीन और इसराइलियों की जो गलतफहमियां थी उसको दूर किया गया और साथ में 1998 में इस चीज़ को रोका गया। फिर 1998 में अमेरिका की जो सबसे पहल पर होने वाला एक शिखर वार्ता था वो इजरायली प्रधानमंत्री के भाग न लेने के निर्णय से धक्का अवश्य लगा था अमेरिका को कि भाई यार, जब मैंने इतना सब कुछ सुधरवाया, मैं इतनी पावरफुल कंट्री और इजराइल की इतनी हैसियत हो गई, इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को समझ लिया कि उन्होंने शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जबकि वो फिलिस्तीन और इजराइल के लिए ही रखा गया था। ठीक है, दूसरा है बर्लिन की दीवार का पतन। बर्लिन की दीवार का पतन शीत युद्ध के जो उत्पत्ति थी और उसका विकास था वो आप लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, जर्मनी की जो युद्धोत्तर समस्याएं थी जर्मनी के 2 राज्यों में विभाजित हो गई थी, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी में। उसके साथ साथ हमने जो बर्लिन नगर था उसके 2 भागों के विभाजन के बारे में भी 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसमें ये बोला जाता है कि जब भैया तेरी लड़ाई ये सब मार के सब बहुत हो रहे थे, जब 2 विभाजन हो गया था तो फिर इस चीज़ को एक शीत युद्ध के अंत का कारण भी
माना गया। फिर बात आती है खाड़ी युद्ध की। खाड़ी युद्ध में क्या हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही बड़ी संकट में 1990 और 91 का जो दशक में ख़त्म हुआ था, उसमें पश्चिम एशिया में ये उत्पन्न हुआ और इंटरनेशनल जो संकट होते हैं इन सब के तेल संपन्न कुवैत पर इराक द्वारा आक्रमण किए जाने का आरंभ था। कुवैत और जो आपकी इराक की लड़ाई हुई थी उसके लिए ये मेनली खाड़ी युद्ध उसको जाना जाता है। आप लोगों के लिए एक बेस्ट तरीका, अगर आप लोगों को खाड़ी युद्ध नहीं समझ में आए तो एक अभी काफ़ी टाइम पहले एक फ़िल्म रिलीज़ की गई थी। उसमें जो कुवैत और आपका जो इराक है उसकी लड़ाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग वो फ़िल्म मुझे अभी याद नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को नॉर्मली खाड़ी युद्ध नहीं समझ में आया हो तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे उस फिल्म का नाम पूछ लेना, मैं आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, तो आप उसको मतलब मेनली मकसद मेरा ये है बताने का कि उस फिल्म को देखने से उसमें जो चीज़ें चली, जो प्राइम मिनिस्टर दिखाए, जो लोग दिखाए मदद करने के, दुश्मनी के, वो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ सकता है। तो जो तेल संपन्न संकट था ना, उसके बेस पर खाड़ी युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एंड लास्ट है आपकी कि यूएसएसआर, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर जो आपका टॉपिक है, नव विश्व अव्यवस्था। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मेनली क्या आता है कि इसमें सब कुछ सही होने लगा था और इसमें एक तरीके से जब सोवियत संघ पीछे हट गया था, युद्ध समाप्त हो गया था, तो फिर उसके बाद इसमें निरस्त्रीकरण और शांति की जो भूमिकाएं थी वो देखी जाने लगी और साथ में एक अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय यूनिपोलर विश्व की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। साथ में आगे आगे जाकर जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मिखाइल गोर्बाचेव ने फिर भी बहुत कोशिशें करी कि यार मैं तो अब हार गया, मेरा विघटन हो गया, तो कोशिश करता हूँ दोबारा जो अमेरिका और सोवियत संघ के जो ये संबंध थे उसको बिगाड़ूं। लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम आगे चलते चलते मिखाइल गोर्बाचेव ने कोशिशें करी और साथ में मैत्रीतापूर्ण जो इनके संबंध थे उनको बढ़ाया आगे अच्छे से, और साथ में इन लोगों की जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। फिर लास्ट में बारी आती है इंडिया की। इंडिया और जो चाइना था उसने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए। चाइना ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने ही करने थे, लेकिन इंडिया ने भी गुट निरपेक्षता होने के बावजूद भी उस पर हस्ताक्षर किए और जो उसमें जो चीन और इंडिया का युद्ध हुआ था उसको देखकर एनपीटी पर इनसे हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब मेनली आपका निष्कर्ष कोई निकलता है तो ये निकलता है कि अमेरिका देखी जाए तो एक पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आई, लेकिन सोवियत संघ ने भी कभी हार नहीं मानी। और आप उसमें ऐड कर सकते हो अपना निष्कर्ष। मैंने आपको बताया है जब भी आप आंसर लिखते हो तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो हुआ निष्कर्ष में वही सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपका टॉपिक कंप्लीट है, सेकंड आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम शीत युद्ध के दौर और उभरती शक्तियों में यूरोपीय संघ, चीन, रूस और जापान पढ़ेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।